हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आर्यन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए आपके सामने बहुत ही शानदार क्लास जिसमें होने वाला है एमसीक्यू सेशन और वो रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। स्पेशली पीवाईक्यू सीरीज होने वाली है। पीवाईक्यू सीरीज कहे तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है बार बार एग्जाम में पूछने की, वो क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। सो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कहीं ना कहीं ये सेशन आपको एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यस, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आरंभ है लक्ष्य प्राप्ति का, मतलब ये लक्ष्य शुरुआत हो चुका है, लक्ष्य प्राप्ति जरूर करके रहेंगे। तो देखते हैं आज का अपना क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा अभी पता लगेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपका आज की क्लास का सेशन का पहला क्वेश्चन। कहना चाह रहा है द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विच जेड ट्रैक टेक्निक इन एन अडल्ट। जेड ट्रैक टेक्निक इन एन अडल्ट। सर, एक पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाना है। एक पेशेंट है अडल्ट, कौन है, अडल्ट पेशेंट है और अडल्ट पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है। कौन सा, आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। कौन सा इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। और इंट्रामस्कुलर यदि इंजेक्शन लगाएंगे तो वहां पे पूछा कि जेड ट्रैक की टेक्निक से लगाएंगे। कौन सी टेक्निक की, जेड ट्रैक की टेक्निक लगाएंगे। जेड ट्रैक की टेक्निक या जेड ट्रैक मेथड एक ही बात है। जेड ट्रैक की टेक्निक से लगाएंगे, जेड ट्रैक की मेथड से लगाएंगे तो वहां पे कौन सी साइट पे लगा सकते हैं। जेड ट्रैक टेक्निक हमेशा कहां पे लगाई जाती है, वो हमेशा वो लगाई जाएगी वेंट्रोग्लूटियल। कौन सी रहेगी, अभी बात हुई थी वेंट्रोग्लूटियल की बात हुई थी प्रीवियस क्लास में। क्या, वेंट्रोग्लूटियल मतलब वेंट्रोग्लूटियल इज द डीप आईएम। क्या बोल सकते हैं इसको, डीप आईएम बोल सकते हैं, या फिर इस डीप आईएम को क्या बोल सकते हैं, लोअर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स। लोअर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स की बात करेंगे। लोअर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स की बात करने वाले हैं। मीन्स सर, बटक्स में दो क्वाड्रेंट होते हैं, एक अपर आउटर क्वाड्रेंट होगा, दूसरा लोअर क्वाड्रेंट रहेगा। लोअर और आउटर क्वाड्रेंट रहेगा, ये हमने बटक्स की बात की है। बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पे आईएम इंजेक्शन लगाएंगे तो जेड ट्रैक मेथड से लगाएंगे। सर, जेड ट्रैक मेथड से कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, सर जेड ट्रैक मेथड से हमेशा आयरन का इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा, आयरन का इंजेक्शन लगाया जाता है। सर, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सर ये इरिटेटिव सब्सटेंस होता है उसमें। कौन सा, इरिटेटिव मेडिकेशन होती है आयरन, इसलिए जेड ट्रैक मेथड से लगाया जाता है। सर, जेड ट्रैक के एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज की बात करेंगे। पहला एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज। सर, इसका एडवांटेज क्या रहता है, टू प्रिवेंट रिवर्स बैकफ्लो ऑफ मेडिसिन। यहां पे रिवर्स बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा रहेगा टू प्रिवेंट इरिटेशन टू स्किन। टू प्रिवेंट इरिटेशन टू स्किन, स्किन के ऊपर इरिटेशन होने से बचाते हैं। इरिटेशन टू स्किन, स्किन के ऊपर इरिटेशन होने से बचाते हैं। तो ये रहेगा हमारा वेंट्रोग्लूटियल जेड ट्रैक मेथड। तो बात ये है सिंपल सी, पूरा क्लासिफिकेशन सुन लेना। सर, हमेशा हमें जेड ट्रैक मेथड लगाते हैं, वो लगाते हैं आयरन का इंजेक्शन, और आयरन का इंजेक्शन जेड ट्रैक मेथड से लगाएंगे, वो लगाएंगे ग्लूटियल मसल्स में। सर, बटक्स वाली मसल्स में लगाएंगे। बटक्स वाली में, ग्लूटियल में भी सर दो होती हैं, एक तो डोर्सोग्लूटियल, एक वेंट्रोग्लूटियल। तो हम लगा के चलेंगे कौन सा, वेंट्रोग्लूटियल पे लगा के चलेंगे। वेंट्रोग्लूटियल इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन द अडल्ट पर्सन। तो ये रहेगा हमारा जेड ट्रैक। सर, जेड ट्रैक मेथड आयरन का इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। सर, इसका फायदा यह है कि सर टू प्रिवेंट रिवर्स बैकफ्लो ऑफ मेडिसिन। रिवर्स बैकफ्लो मतलब जो मेडिकेशन हमने दी है वो बाहर नहीं आएगी, और बाहर नहीं आएगी तो स्किन के ऊपर इरिटेशन नहीं होगा, जलन नहीं होगी, क्योंकि जो आयरन का जो इंजेक्शन होता है वो इरिटेटिव सब्सटेंस होता है, इरिटेटिव मेडिकेशन होता है, तो इरिटेशन नहीं होगा। सर, जेड ट्रैक इसी के साथ में बता दो मेथड के बारे में कि सर जेड ट्रैक मेथड कैसे लगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है।
सिंपल सी बात है कि सर ये ग्लूटियल मसल को, अरे ग्लूटियल वाली मसल्स है, बटक्स वाली मसल्स है, फॉर एग्जांपल इसको आप ग्लूटियस समझो। इस ग्लूटियल मसल्स को यहां से, बटक्स को यहां से पकड़ेंगे और 1 to 2 सेंटीमीटर यहां पे क्या करेंगे, 1 to 2 सेंटीमीटर इसको खींचेंगे, पुल करेंगे लेटरली। अरे लेटरली पुल करेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर लेटरली पुल करके यहां पे क्या कर देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, 90 डिग्री के ऊपर इंजेक्शन लगा देंगे, पुश कर देंगे, देन क्या इसको विड्रॉ कर लेंगे, निकाल देंगे इंजेक्शन को, और हम इसको क्या कर देंगे, स्किन को जो खींचा था उसको पुल किया था उसको छोड़ देंगे। अरे बन गई परत, बन गई मतलब इंजेक्शन नीचे चला गया, ऊपर परत बन गई, मतलब जे ट्रैक मेथड बन चुका है। और जे ट्रैक मेथड यदि बन चुका है इसका मतलब समझ जाना मेडिकेशन बाहर नहीं आएगी वापस, और बाहर नहीं आएगी तो इरिटेशन भी नहीं होगा। वो वेंट्रोग्लूटियल में लगाया जाता है। तो यही पूछा कि कहां पे लगाया जाता है, तो डेल्टोइड में नहीं लगाया जाता सर। डेल्टोइड में तो ओनली वैक्सीनेशन पर्पज के लिए यूज होता है, ओनली वैक्सीनेशन पर्पज के लिए यूज होता है। तो ये तो नहीं होगा, रेक्टस फीमोरिस में नहीं लगाते। नेक्स्ट सर वेंट्रोग्लूटियल, यस वेंट्रोग्लूटियल में लगाते हैं। सी पॉइंट इज द राइट ऑप्शन। वेंट्रोग्लूटियल इज द मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर IM इंजेक्शन इन अडल्ट पर्सन का मोस्ट कॉमन साइट होगा, यस। और इसी में लगाते हैं आयरन का इंजेक्शन, और आयरन का इंजेक्शन के साथ में ही बनाते हैं जेड ट्रैक टेक्निक। ये रहेगा सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन, यस। वेस्ट्रस लैटरलिस ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां नहीं है सर, बच्चों में इंपॉर्टेंट है क्या, लेस देन 1 ईयर एज चाइल्ड, लेस देन 1 ईयर एज चाइल्ड की बात करेंगे तो वेस्ट्रस लैटरलिस की बात करेंगे, IM इंजेक्शन की, यस। यहां पे कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो विटामिन के का इंजेक्शन और DPT का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चों में। 1 साल से छोटा बच्चा रहेगा वहां पे, 1 साल से जो छोटा बच्चा रहेगा, 1 साल से छोटे बच्चे में वेस्टस लैटरलिस मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं। वेस्टस लैटरलिस मसल्स कहां पे होती है, वो होती है हमारी थाई में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई होती है, तो वो रहेगा IM इंजेक्शन। बच्चों की बात होगी, बच्चों में बोलेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर IM इंजेक्शन इन लेस देन 1 ईयर एज चाइल्ड, तो बोल देना वेस्टस लैटरलिस मसल। सर कौन सा इंजेक्शन मोस्ट कॉमन वहां पे लगाया जाता है, सर IM इंजेक्शन लगाया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन एट बर्थ लगाया जाता है, और DPT का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। यहां पे सही ऑप्शन हमारा कौन सा था, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ये अपना आ गया स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछना चाह रहा है यहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तैयार अपने हो रहे हैं। सो ये सेशन है मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप पॉजिटिविटी के साथ में हर क्लास को पढ़ा करो, पॉजिटिव वे में जाएगा। नेगेटिव, देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, यदि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही नजर आएगा। संगत कैसी आपकी, संगत का फर्क पड़ेगा। नेगेटिव लोगों की संगत छोड़ दीजिए, पॉजिटिव लोगों की संगत को पकड़ लीजिए। संगत का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, संगत को देख के बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। वो कहते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पलट देता है। क्या बोला कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पलट देता है, इसका मतलब समझ जाना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख के अपना रंग बदल देता, अपना व्यवहार बदल देता है, अपने विचार बदल देता, अपनी आदत बदल देता है। तो कहते हैं कि जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमें अपने को दिखेगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यदि अपनी दृष्टि अच्छी है तो अच्छा ही दिखेगा। वो कहते हैं, किसी ने कहा, अरे रावण जी को बोला, रावण को बोला कि आप इतने शक्तिशाली हो, आप इतने बहादुर हो, आप क्यों ना किसी का हरण कर लेते, आप किसी का हरण कर लेते। वहां पे बोला कि सर यहाँ पे बोल सकते हैं कि हरण तो कर सकता हूं, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, प्रॉब्लम आती है कि जैसा हम विचार रखते हैं वैसी हमारी संगत हो जाती है, वैसे हमने विचार बन जाते हैं। तो वो बात है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, एनी हाउ हमें कुछ करना पड़ेगा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट एन एंगल ऑफ, इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस एंगल से दिया जाता है। अरे भाई एक तो होता है आईडी रूट, कौन सा आईडी, इंट्राडर्मल, एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है IM रूट, और दूसरा होता है कौन सा, IV रूट, यस। नेक्स्ट होता है, ये 4 रूट तो मोस्ट कॉमन होते हैं। सर आईडी रूट होता है, वो होता है 26 गेज से दिया जाता है,
और डिग्री एंगल होता है कितना, ये इसका डिग्री एंगल होता है 10 से 15 डिग्री एंगल, 10 से 15 डिग्री एंगल होता है। सभी को एक साथ में ही लपेट देते हैं, चारों रूट है इनको सभी को एक साथ में लपेटने की कोशिश करेंगे। बार बार टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहते, इसलिए सभी को यहीं पे देखते हैं। सबक्यूटेनियस रूट में होता है 25 गेज का सिरिंज निडिल होता, और इसमें एंगल होता है कितना, सबक्यूटेनियस में होगा 45 डिग्री एंगल। यस। नेक्स्ट सर आईएम में बात करेंगे तो आईएम का गेज होता है 23 गेज का होता है, आईवी में 22 का होता है स्पेशली। और नेक्स्ट बात करेंगे सर 16 से 26 गेज जैसा कैनुला की बात करते हैं, तो यहां पे होता है इसका आईएम का 90 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट यदि सर आईवी की बात करेंगे तो सर इसका 25 टू 30 डिग्री एंगल रहेगा। ये सभी एंगल की बात कर ली और हमने गेज की बात भी कर ली है, कोई डाउट नहीं रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात किसकी थी, बात यहाँ पे इंट्राडर्मल की, मतलब इंट्राडर्मल कौन सा होता है 10 से 15, 10 से 15 बोले तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा है सर, ये ऑप्शन तो आईएम वाला है सर। ये ऑप्शन किसका है, ये ऑप्शन सबक्यूटेनियस का है। ये ऑप्शन किसका है, ये सर आईवी रूट का है। और ये ऑप्शन किसका है, ये तो आईडी रूट का है। कौन सा, आईडी रूट का। तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सही आंसर रहेगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ओ यहां पे सही जवाब रहेगा। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही जवाब होने वाला है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या 15 डिग्री एंगल पे 10 से 15 डिग्री 10 टू 15 डिग्री एंगल पे लगाएंगे इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सर इंट्राडर्मल इंजेक्शन आईडी रूट से लगाएंगे सर। यहां पे और बात करते हैं डिटेल से आईडी रूट की। सर आईडी रूट से इंजेक्शन कोई लगाते हैं तो एग्जांपल की बात करेंगे सर, कौन कौन सा एग्जांपल, कौन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं आईडी रूट से। आईडी रूट से सर एक तो करते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। कौन सा, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। और मॉन्टॉक्स टेस्ट का नाम दूसरा होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। कौन सा होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं इसको। यस। नेक्स्ट सर यहां पे और क्या करते हैं, यहां पे हमें आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से और क्या कर सकते हैं, आईडी रूट से हम लगा सकते हैं क्या, एएसटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एएसटी कर सकते हैं। एएसटी मोस्ट कॉमन है, ये बोलना चाहूंगा, एक एग्जांपल दूंगा कि सर कोई भी एंटीबायोटिक, जैसा कि एक एग्जांपल देता हूं सर, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, हमेशा एएसटी करना पड़ेगा। सर पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं तो हमेशा उसका क्या करेंगे, पेनिसिलिन का इंजेक्शन यदि देते हैं तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस होंगे, तो पहले एएसटी करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इसका कोई एलर्जी तो नहीं है। सर एएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, एएसटी का फुल फॉर्म होता है एनाफाइलेक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट। क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट होगा एएसटी का फुल फॉर्म। ये हम करेंगे कहां पे, ए फोरआर्म में करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बोल देना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। सर कौन सी सन में की थी, बोल देना, 1928 में की थी, 1928 में की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। सर और क्या आईडी रूट से और क्या लगाया जाता है, आईडी रूट से हमें बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका इंजेक्शन लगाते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, बीसीजी का फुल फॉर्म रहेगा बेसिली कालमेटिक यूरिन रहेगा। बेसिली कालमेटिक यूरिन इसका फुल फॉर्म रहेगा। बेसिली कालमेट यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म रहेगा। बीसीजी का वैक्सीनेशन किसके लिए लगाते हैं सर, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाते हैं। सर कितना लगाते हैं, 0.05 ml लगाते हैं। सर कब लगाते हैं, एट बर्थ लगाते हैं। एट बर्थ लगाते हैं। कौन से रूट से, आईडी रूट से लगाते हैं। सर कहां पे लगाते हैं, तो बोल देना लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं, लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। सर ये ड्राई फॉर्म में आता है कि लिक्विड फॉर्म में, तो बोल देना ये बीसीजी का वैक्सीनेशन ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में आता है। सर इसको मिक्स किया जाता है। सर इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ में, नॉर्मल सैलाइन के साथ में। कितना सर, यहाँ पे 1 ml नॉर्मल सैलाइन के साथ में करेंगे मिक्स, और 20 डोज बन जाएंगी। कितनी डोज बन जाएंगी, टोटल 20 डोज बन जाएंगी।
अरे जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का इंजेक्शन वैक्सीनेशन दिया जाता है वो ड्राई फॉर्म पाउडर फॉर्म में आता है, उसको 1 ml नॉर्मल सैलाइन में डाइल्यूट करते हैं और नॉर्मल सैलाइन 1 ml में डाइल्यूट करेंगे तो 20 डोज बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? क्योंकि हम लगाते हैं एक पेशेंट को कितना 0.05 ml लगाते हैं तो 20 डोज यहां पे बनने वाली है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आईडी रूट के बारे में दे दिया, कौन कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये इंजेक्शन लगा सकते हैं और 15 डिग्री एंगल के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने गेज और एंगल सब कुछ बात कर दिया है। कोई कहीं पे डाउट 1% भी किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो किसके, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंट हो। आरएनयू परिवार में आपका सबका दिल खोल के स्वागत है। और आरएनयू परिवार एक बार जो लिख देता है वो लो की लकीर हो जाती है, लो की लकीर मान के चलना। मतलब बात को समझना बेटा, बच्चों के आपके लिए फ्यूचर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है आरएनयू परिवार। तो आप ही आरएनयू के लिए, आरएनयू के ऊपर आप अपना विश्वास दे रखा आपने, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है कि आरएनयू परिवार के ऊपर इतना आपने विश्वास जताया है और इतना विश्वास जता के आप पढ़ रहे हो, विश्वास कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखना चाहेंगे अगले क्वेश्चन में कवि क्या पूछना चाह रहा अपने से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, एंटीडोट फॉर हिपेरिन। अरे यहां पे पूछा कि एंटीडोट हिपेरिन का क्या होगा, एंटीडोट हिपेरिन का क्या होगा, तो एंटीडोट कौन सा होगा बताइए। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? क्या विटामिन के होगा? विटामिन के किसका होता है? अरे विटामिन के तो वारफेरिन का होता है। किसका होगा? विटामिन के इज द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, मतलब ये तो नहीं होगा। प्रोटामिन सल्फेट, यस प्रोटामिन सल्फेट किसका होता है? ये हिपेरिन का होता है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। सही जवाब रहेगा कि सर ये हिपेरिन का एंटीडोट पूछता है। ये एम्स का नोरसेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। यदि कोई एम्स नोरसेट का क्वेश्चन देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, उसकी खोपड़ी में छेद करने जा रहा है, तो समझ लेना कि हिपेरिन का एंटीडोट ही है। एम्स नोरसेट में नहीं पूछे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मोस्ट टाइम पूछता है, ज्यादातर पूछता है। कोई एक दो बार नहीं पूछे तो अलग बात है, मतलब मोस्ट ऑफ पूछता है। प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सर, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ये नहीं होगा, और एम्योड्रोन ये भी नहीं होगा। ठीक है, अभी यहां पे बी ऑप्शन तो हमारा सही जवाब है, लेकिन अपन एंटीडोट की और बात कर लेते हैं डिटेल से, क्योंकि एंटीडोट में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। क्यों ना हम इसकी बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट इसकी बात करेंगे। फर्स्ट सर, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? हिपेरिन का एंटीडोट है क्या? प्रोटामिन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। यस। दूसरा रहेगा सर, विटामिन के का एंटीडोट क्या है? विटामिन के का है वारफेरिन। वारफेरिन का, यस, यहां पे मैं इसको उल्टा कर देता हूं। यहां पे मैं बात करूंगा कि विटामिन के का एंटीडोट, विटामिन के का एंटीडोट है वारफेरिन। क्या है? वारफेरिन एंटीडोट रहेगा। नेक्स्ट में बात करूंगा कि सर मोरफिन का एंटीडोट क्या है? मोरफिन का एंटीडोट क्या है? तो मोरफिन का एंटीडोट रहेगा नैलेक्सोन। क्या रहेगा? नैलेक्सोन इज द एंटीडोट ऑफ मोरफेरिन। या फिर ओपियोइड एनाल्जेसिक का बात आए तो वो भी बात सही है। ओपियोइड एनाल्जेसिक का बात आए तो भी बात एक ही है, क्योंकि मोरफिन क्या है? मोरफिन इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। मोरफिन क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक से तो एक ही बात है, मोरफिन बोल दो या ओपियोइड एनाल्जेसिक बोल दो, नैलेक्सोन यहाँ पे एंटीडोट रहने वाला है। जब किसी पेशेंट को किसी ने मोरफिन ज्यादा खा ली है, इसका मतलब समझ जाना उसको किसका, नैलेक्सोन का इन्फ्यूजन बना के चलाते हैं। नैलेक्सोन का इन्फ्यूजन बना के उसको कंटिन्यू दिया जाता है, उसको हम एंटीडोट बोलेंगे नैलेक्सोन। यस। नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा पॉइंट रहेगा। चौथा पॉइंट रहेगा सर बेंजोडाइजेपिन्स का। बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट क्या है? बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। क्या होता है? फ्लूमाजेनिल इज द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बिना फालतू की चीजें नहीं लिखूंगा, जो एग्जाम में कभी नहीं पूछी वो कभी नहीं लिखने वाला हूं। जो एग्जाम में पूछी जाती है उसी की मैं बात करने वाला हूं, जो एग्जाम में पूछी गई है उसी की बात यहाँ पे करने वाला हूं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे किसकी?
यहां पे बात करने वाले हैं सर एल्कोहल विड्रोल। यदि किसी को एल्कोहल विड्रोल आ रहे हैं, एल्कोहल विड्रोल, एल्कोहल सर विड्रोल क्या होता है? सर एल्कोहल विड्रोल क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। एल्कोहल विड्रोल वो होता है सर, रोज एल्कोहल पीता है, एक पर्सन रोज एल्कोहल पीता है, लेकिन किसी कारणवश आज फंस गया कहीं किसी के बीच में, घर वालों के बीच में फंस गया, रिश्तेदारों के बीच में फंस गया, यदि कोई काम में फंस गया और उसको शाम को नहीं मिलती है उसको वाइन या इसको एल्कोहल नहीं मिलेगी, यदि उसको शाम को एल्कोहल नहीं मिलेगी, ड्रिंक करने के लिए नहीं मिलेगा कोई कंटेंट, तो वहां पे क्या होगा, उसको विड्रोल सिम्टम आएंगे। अरे सर विड्रोल सिम्टम में क्या आएंगे? वहां पे उसके आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाएंगे, पानी आएगा, आंखों से पानी आता है, आंखों से पानी स्टार्ट हो जाएगा, वो पूछता रहेगा, अरे ऐसा करता रहेगा, बार बार ऐसे करेगा, और यहां से नाक से भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइवेशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल एप्रीहेंशन होगा, एप्रीहेंशन हो जाएगा, उसको एप्रीहेंशन हो जाएगा, बीपी भी डाउन हो सकता है उसका, हाइपोटेंशन में भी जा सकता है, और मे बी उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये होगा विड्रोल सिम्टम। सर विड्रोल सिम्टम किसी पेशेंट को आते हैं तो क्या देंगे? उसको देंगे लिब्रियम। क्या देंगे? टैबलेट दे सकते हैं, लिब्रियम। क्या दे सकते हैं? टैबलेट लिब्रियम, उसको टैबलेट आती है जो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा चलती है, वो हम लिब्रियम उसको टैबलेट दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे और एंटीडोट की। यहाँ पे तो सर ऑक्सीजन, यहाँ पे सॉरी CO2 का एंटीडोट क्या होगा? ऑक्सीजन रहेगा, O2 एंटीडोट रहेगा। नेक्स्ट सर यहाँ पे इंसुलिन का एंटीडोट क्या रहेगा? इंसुलिन का एंटीडोट रहेगा ग्लूकागोन, या ग्लूकोज बोल दो या ग्लूकागोन बोल दो। नेक्स्ट और यदि बात करें, यदि मेथेनॉल पॉइजनिंग किसको हो गई तो मेथेनॉल का एंटीडोट क्या होगा? मेथेनॉल का एंटीडोट होगा एथेनॉल। क्या रहेगा? एथेनॉल होगा, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का एंटीडोट क्या होगा? इथाइल एल्कोहल रहेगा। क्या रहेगा? इथाइल एल्कोहल रहने वाला है। तो ये मैंने मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट जो एंटीडोट थी उनकी मैंने बात की है। नेक्स्ट में बात करूंगा कि सर कैल्शियम का एंटीडोट क्या होगा? कैल्शियम का एंटीडोट क्या होगा? मैग्नीशियम रहेगा। कैल्शियम का क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा। नेक्स्ट बात होगी किसकी? पोटेशियम। विटामिन के की तो बात हो गई, पोटेशियम की बात होगी। सर यहां पे यदि पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का एंटीडोट क्या होगा? पोटेशियम का एंटीडोट का बात करेंगे तो पोटेशियम का होता है क्या? कैक्जिलेट। क्या होता है? कैक्जिलेट इज द एंटीडोट ऑफ पोटेशियम। सर पोटेशियम को कैक्जिलेट के साथ साथ में और एंटीडोट बोले तो बोल सकते हैं इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज की बात करने वाले हैं, ये रहेगा एंटीडोट। सर और एग्जाम में पूछे तो बोल देना कैल्शियम भी इसका एंटीडोट होता है, कैल्शियम भी इसका एंटीडोट होता है। और यदि एग्जाम में कोई पूछे तो बोल देना डुओलिन नेबुलाइज करना भी क्या रहेगा? डुओलिन से नेबुलाइज करना भी एंटीडोट रहेगा किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम यदि किसी को ज्यादा हो गया तो कैक्जिलेट दे सकते हैं। सर एग्जाम में कौन सा ज्यादा पूछा जाता है? ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्या? इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। यस। नेक्स्ट सर कैल्शियम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम दे सकते हैं डुओलिन। डुओलिन से नेबुलाइज कर सकते हैं। डुओलिन में क्या होता है? डुओलिन में साल्बुटामोल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? डुओलिन में क्या होता है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड प्लस साल्बुटामोल। ये रहेगा किसमें? ये रहेगा किसमें? डुओलिन में रहेगा। तो डुओलिन से नेबुलाइज कर सकते हैं, ये भी अपना एक मैनेजमेंट हो सकता है। किसका? ये पोटेशियम ज्यादा हो गया तो इसका मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या लिखा दिए? एंटीडोट लिखा दिए। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो सर एंटीडोट बहुत सारे और हैं, जैसा कि मैं बात करूं एक दो और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सर पैरासीटामोल की यहाँ पे बात कर लेता हूं, स्पेस बचा हुआ है। सर ये पैरासीटामोल का क्वेश्चन आए एग्जाम में, पीसीएम का एंटीडोट क्या होगा? तो बोल देना एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। एन एसिटाइल सिस्टीन होता है जिसको म्यूकोमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोमिक्स बोलते हैं। म्यूकोमिक्स नाम से आता है, म्यूकोमिक्स नाम से आता है। तो पीसीएम का एंटीडोट क्या होता है? एन एसिटाइल सिस्टीन। सर एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन की इधर कर लेते हैं। सर एस्प्रिन का एंटीडोट आए,
एस्प्रिन का एंटीडोट आए तो बोल देना सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोल देना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी हमने यहां पे चर्चा कर ली है। बाकी और भी जो है उनको आप देख लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके एक दो और हैं वो आप देख सकते हैं। यस, तो यहां पे अपना क्वेश्चन का आंसर क्या था, हिपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट होता है, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन। बाकी हमने पूरा क्लासिफिकेशन पूरी डिटेल से बात कर ली है किसकी, एंटीडोट की, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला, आपका इंपॉर्टेंट पेज होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कवि, अगले क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। चलो बात करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए क्लाइंट इज असेस्ड यूजिंग, एक किसी पेशेंट में क्या चेक करना है, एक पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है, कॉन्शियसनेस को चेक करना है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल से चेक करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल से चेक करते हैं। तो ये रहेगा हमारा स्केल जिससे हम चेक करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो एक वेंटी वाले पेशेंट में चेक करते हैं, वेंटिलेटर वाले पेशेंट में स्पेशली चेक करके चलते हैं, वेंटिलेटर वाले स्पेशली चेक करके चलते हैं, क्योंकि कॉन्शियस में तो हम सबको पता होता है 4 5 6 होता है, तो वेंटी वाले पेशेंट में या जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें चेक करके चलते हैं। सर इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, ईवीएम मशीन याद करना। कौन सी मशीन याद करना, ईवीएम। ईवीएम बोले तो हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं तो ईवीएम मशीन से ही करते हैं। वो कहते हैं ना कि ईवीएम मशीन, अरे वोट कौन देता है, कौन लेता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, लेकिन बदनाम तो ईवीएम मशीन हो जाती है। तो ईवीएम मशीन का मतलब क्या है यहाँ पे समझना, ई का मतलब आई रेस्पॉन्स, यहाँ पे आई रेस्पॉन्स, वी का मतलब वर्बल रेस्पॉन्स, और एम का मतलब यहाँ पे मोटर रेस्पॉन्स। यस, तो ईवीएम याद रखना, ईवीएम याद रख बोल देना 4 5 और 6, यहाँ पे आई रेस्पॉन्स 4 पॉइंट, यहाँ पे वर्बल 5 और मोटर 6, टोटल हो जाएगा 6 5 11 और 4 15 हो जाएगा। तो बोल देना मैक्सिमम स्कोर, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर ग्लासगो कोमा स्केल में होता है या टोटल होता है कितना 15। सर मिनिमम स्कोर कितना होता है यहाँ पे, तो बोल देना सर यहाँ पे मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3, मिनिमम होता है 3, मैक्सिमम होता है 15। मिनिमम स्कोर कितना होता है 3 होता है और मैक्सिमम 15 होता है। और सर ईवीएम नाम याद रखेंगे, ईवीएम सीक्वेंस ये रहेगी, ईवीएम 4 5 6 सीक्वेंस याद रहेगी, तो 4 5 6 ऊपर नीचे कैसे लिखना है अपने को टेंशन नहीं होगी। तो ईवीएम 4 5 6 हम याद रखेंगे। यस, तो यहां पे अपना आंसर होने वाला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल यूज करते हैं, मतलब सी पॉइंट हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सर लैंड ब्राउडर चार्ट होता है, लैंड ब्राउडर चार्ट ही किसके लिए यूज करते हैं, सर किसी को यदि ब्रन हो गया और ब्रन हो गया उसकी एरिया को चेक करना है, एक्सटेंशन ऑफ एरिया को चेक करना है, कितना बर्न हुआ है, अरे कितना बर्न हुआ है, और लैंड ब्राउडर चार्ट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा सर ब्रेडन स्केल, सर ब्रेडन स्केल बेडशोर को चेक करने के लिए बी, यहां पे ब्रेडन स्केल की बात करना चाहूंगा मैं, ब्रेडन स्केल की बात करेंगे। सर ब्रेडन स्केल इज इन्वेंटेड बाय द बारबारा ब्रेडन, बारबारा ब्रेडन ने इसको इन्वेंटेड किया, बारबारा ब्रेडन ने किसको इन्वेंटेड किया, बेडशोर को इन्वेंटेड किया, मतलब ये स्केल को इन्वेंटेड किया। और बेडशोर बारबारा ब्रेडन ने किसमें दिया, 1986 में इन्वेंटेड किया, 1986 में इन्वेंटेड किया। बारबारा ब्रेडन में क्या कहता है सर, बारबारा ब्रेडन कहता है कि इसमें जो स्कोर होता है वो होता है 6, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम 23 होता है।
6 से 23 पॉइंट होता है। यहां पे यदि किसी का 19 to 23 19 से 23 है तो उसको क्या बोलेंगे, 19 से 23 है तो उसको बोल देंगे क्या, नो रिस्की, कोई भी रिस्की नहीं है, नो रिस्की, कोई भी रिस्की नहीं होने वाली है। यदि बोलेंगे किसी को 15 से 18 है तो बोल देंगे यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क है, मतलब माइल्ड रिस्क है पेशेंट को। नेक्स्ट सर, यदि किसी को 12 से 15 है, 12 to 15 है तो उसको मॉडरेट रिस्क है, मतलब मॉडरेट बोले तो थोड़ी सी और ज्यादा है, मॉडरेट रिस्क रहने वाली है यहाँ पे। और सर यदि किसी को लेस देन 12 है, 12 से कम है तो बोल देना सीवियर रिस्क है, वहां पे उसको क्या है, सीवियर रिस्क होने वाली है। तो ये रहेगा बारबारा ब्रेडन का स्केल। बारबारा ब्रेडन 1986 में इन्वेंटेड किया था और इसमें मिनिमम 0.6 होता है और मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है, 23 होता है। पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। सर ये क्या करता है, बेड शोर की रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, ये बेड शोर की रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। रिस्क को आइडेंटिफाई करने का काम बारबारा ब्रेडन स्केल का होता है। एक दूसरा बेड शोर का स्केल जिससे चेक कर सकते हैं वो होता है नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल इंपॉर्टेंट नहीं है, बारबारा ब्रेडन स्केल इज द इंपॉर्टेंट स्केल फॉर चेक द रिस्क ऑफ बेड शोर। बेड शोर की रिस्क को चेक करने के लिए बारबारा ब्रेडन स्केल इज द इंपॉर्टेंट टूल रहता है हमारी नर्सिंग में। यस, तो बारबारा ब्रेडन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यस, ये रहेगा बारबारा ब्रेडन। बी का बात कंप्लीट। यहां पे सी पॉइंट तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। सर यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, स्नेलन चार्ट। सर स्नेलन चार्ट की यहाँ पे हम बात कर ले, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो हमें, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती है, कंटेंट मटेरियल ज्यादा हो जाता है। यहां पे हम पूरी बात कर लेंगे। सर इसका पूरा नाम लिख देता हूं कि स्नेलन विजुअल चार्ट। स्नेलन विजुअल चार्ट इसका पूरा नाम लिख दिया मैंने। सर स्नेलन विजुअल चार्ट लिख दिया, इसका मतलब विजन का कोई आंख की बात है, मतलब सर ये विजुअल एक्टिविटी को चेक करता है, विजुअल एक्टिविटी को बताता है, विजुअल एक्टिविटी को बताता है। मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि विजुअल एक्टिविटी को किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो बोल देना किसके द्वारा, स्नेलन विजुअल चार्ट के द्वारा चेक किया जाता है। सर चार्ट कैसा होता है, चार्ट में बड़े बड़े अक्षर होते हैं, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े लिख दिए, ए बड़े लिख दिए, फिर छोटे छोटे लिख दिए, फिर इससे भी छोटे लिख दिए, ऐसा चार्ट होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर साहब क्या करता है कि जी आपकी आंखों की जांच होगी, आपका एक चेकअप करेंगे। कौन सा चेकअप करेगा, विजुअल एक्टिविटी टेस्ट करेगा, वो होगा किससे, स्नेलन विजुअल चार्ट से। सर वहां पे एक चार्ट बड़ा सा लगाएगा, या तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन में लगा सकता है या फिर कोई चार्ट पेपर पे लगा सकता है, और उस पे एक इंग्लिश के वर्ड कुछ गिनती हो सकती है, कुछ एबीसीडी हो सकती है वहां पे, और वहां पे पहले बड़े बड़े वर्ड होंगे, नीचे छोटे होंगे, फिर और छोटे होंगे, फिर और छोटे होंगे। वो डॉक्टर क्या करेगा, आपको बार बार चश्मा लगा रहा है, अलग अलग ग्लास लगा रहा है, डॉक्टर बोलेगा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर चेंज करेगा, लगाएगा, अब कुछ दिखाई दिया, सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, अरे आंखें तो खोलो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखें खुली की खुली पड़ी है मेरी तो वहां पे फिर चेंज करेगा, दूसरा लगाएगा, फिर दूसरा, हाँ सर अब थोड़ा सा दिखा है, अरे थोड़ा सा नहीं पूरा दिखाऊंगा, फिर उनको निकालता है, दूसरा लगाता है, फिर बोलता है अब दिखा, सर अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, मतलब आपका टेस्ट हो चुका है, आपको -3 का चश्मा लगेगा, -3 का चश्मा लगेगा, यस 0.3 का लगेगा, 0.5 का लगेगा, 3 का लगेगा, 2 का लगेगा, 1 का लगाए, ऐसा डॉक्टर बोलता है। मतलब आपका विजन प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है, विजन की प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो स्नेलन विजुअल चार्ट के द्वारा चेक करके आपको चश्मा चढ़ा दिया जाएगा, चश्मा लगा दिया जाएगा। और फिर बोलेंगे कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मतलब बोल देना क्या कि सर गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा मत बोलो, डॉक्टर ने लगाया है, प्रॉब्लम है, मजबूरी है, मेरी आंखें कमजोर है, यहाँ पे गाना गाने की जरूरत नहीं है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। यस, चलो बात करते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम कर लिए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। और ये क्वेश्चन तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई आता है मेरे सामने तो रुका नहीं जाता, मैं बयां कर ही देता हूं कि ये भी नॉरसेट का फेवरेट क्वेश्चन होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉरसेट में पूछा जाएगा। नेल्सन्स इनहेलर का क्वेश्चन तो नॉरसेट एग्जाम में ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टीम इनहेलर, स्टीम इनहेलर में कौन सा मोस्ट कॉमन यूज होता है? तो सिंपल सी बात है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक कोई ऐसा नहीं है, जेट इनहेलर नहीं होता है, मार्शल इनहेलर नहीं होता है, यहाँ पे नेल्सन इनहेलर होता है। डायग्राम आप नेट पे जाके देख लेना। एक ही मटका होता है, मटका का एक मॉडिफाइड रूप, जैसे मटका नीचे से छोटा होगा, मतलब ऐसे होगा, नीचे से ऐसे रहेगा मटका और ऊपर जाके ऐसा हो जाता है, ऐसा एक नेल्सन्स इनहेलर होता है, इसको बोलते। ऐसा डायग्राम आपको कहां मिलेगा? नेल्सन्स इनहेलर, ये आपको डायग्राम गूगल पे मिल जाएगा या आपकी बुक में भी मिल जाएगा। नेल्सन्स इनहेलर आपको टारगेट हाई में भी मिल सकता है। तो ये होगा नेल्सन्स इनहेलर, ये मोस्ट कॉमन इनहेलर है। क्या है? मोस्ट कॉमन इनहेलर है, जो हमें पेशेंट को इनहेलेशन करने के काम में लिया जाता है, नेल्सन्स इनहेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। बी ऑप्शन यहां पे सही जवाब रहेगा, बी ऑप्शन सही जवाब रहने वाला है, बी ऑप्शन यहां पे सही जवाब होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई देख लो, समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये नेल्सन्स इनहेलर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिल गया, एग्जाम में आ गया, 1 नंबर मिल गया। अरे 1 नंबर से ही तो रह जाते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ सेट में सिलेक्शन हो जाएगा, एम्स में नौकरी लग जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे, गांव में बोलेंगे अधिकारी जी आ गए। अरे गांव में इज्जत बढ़ जाएगी। पहले कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था, जिस दिन से नौकरी लगी है सब पूछते हैं, आओ बैठो, अरे आओ बैठो, जूस पियो, कॉफी पियो, अरे चाय पियो। अरे नहीं नहीं, मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एम्स में ड्यूटी करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को और भी बच्चों को मोटिवेट करना। अरे एम्स में लग गए तो ये अपना फर्ज बनता है, अपने छोटे भाई बहन, अपने जूनियर हैं, अपने और कोई कलीग्स हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम गाइड करेंगे, ये हमारा काम बनता है, ये हमारा परम धर्म है और हम कर रहे हैं, वो करना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम नहीं है बैठने का। वो बोलेंगे जी अधिकारी जी बैठो, चाय पिलाते हैं, कॉफी अरे कॉफी चाय नहीं तो जूस पिलाते हैं, और जूस नहीं तो खाना खिलाते हैं। ऐसा आपकी मनुहार हो जाएगी। और घर वाले अभी आपकी चिंता नहीं करते। घर वालों के सामने क्या होता है? घर वालों के सामने यदि आप रहते हो तो इज्जत नहीं करते घर वाले। लेकिन क्या होता है? जैसे ही नौकरी लग जाएगी घर वाले आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे। तो चाहते हो आप अपनी इज्जत ही करवाना, तो यदि आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो समझ जाओ, बात को पढ़ना पड़ेगा। अरे पढ़ाई का, स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अरे वो कहते हैं ना कोई लड़का खूबसूरत होता है, ना कोई लड़की खूबसूरत होती है, होता है तो उसका नॉलेज खूबसूरत होता है, उसकी नौकरी टैलेंट खूबसूरत होता है। तो बेटा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। खूबसूरत क्या है? ना कोई लड़का खूबसूरत है, ना कोई लड़की खूबसूरत है। खूबसूरत है तो उसका नॉलेज है, उसका टैलेंट है बेटा। तो नॉलेज लिया करो, पढ़ लो, नौकरी लग जाओ। नौकरी लग जाओगे तो शादी भी अच्छी हो जाएगी, रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा, और रिश्ता अच्छा मिल जाएगा तो सब कुछ ही हो जाएगा। और वो फिर से मैं मेरा एक फेमस डायलॉग और या शायरी बोल देता हूं कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मैं खाऊंगा जरूर। तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मैं खाऊंगा जरूर। उस दिन सबके सर पे सहरे देखूंगा, सारी रात रुक के सातों फेरे देखूंगा। तेरी आंखों में वो शर्म देखनी है, वो आग जितनी गहरी होगी वो आग देखनी है। उस दिन मैं आखिरी रात नाचूंगा, जिस दिन तुम्हारी बारात में नाचूंगा। लोग कहेंगे रुक सती के वक्त तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं, मैं कहूंगा मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं, मैं नाचूं क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ होने वाला है यदि आप पढ़ोगे, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। जस्ट ये मूवमेंट आने वाला है, जस्ट स्टिल। ओके, फिर से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब था कि मोस्ट कॉमन जो इनहेलर होता है बेस्ट, तो उसकी बात करेंगे नेल्सन इनहेलर होता है। यस। अगला सवाल अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या कहना चाह रहा है देखिए सभी, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर देंगे फटाफट से। क्या इसका बेस्ट आंसर हो सकता है? क्या इसका सही जवाब हो सकता है? मैं हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, तो समझ लेना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि ये सभी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। चलो देखते हैं। द नर्स इन चार्ज इज असेसिंग ए पेशेंट्स एब्डोमेन। किसको असेस कर रही है? एब्डोमेन को असेस कर रही है।
विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट। यहां पे सबसे फर्स्ट तो बात करेंगे कि सर नॉर्मली, यदि किसी का नॉर्मली क्या करना है, नॉर्मली किसी का असेसमेंट करना है, यदि पूछ ले किसी एग्जाम में कि सर एब्डोमेन का असेसमेंट करना है, किसका, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है, तो सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले तो बात करते हैं सीक्वेंस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस, सबसे फर्स्ट होता है क्या, असेसमेंट की स्टेप, इंस्पेक्शन। यहां पे फर्स्ट स्टेप रहेगी इंस्पेक्शन, दूसरी रहेगी कौन सी, दूसरी रहने वाली है इंस्पेक्शन, दूसरी रहेगी पाल्पेशन, देन रहेगी परकशन रहेगी, देन रहेगी अस्कल्टेशन, क्या रहेगी, अस्कल्टेशन रहेगी। यस, ये 4 स्टेप रहेंगी जिससे हम नॉर्मली किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इससे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नॉर्मल स्टेप होती है, इसको याद करने का तरीका होता है इप्पा, IPPA, इप्पा, ऐसे याद कर सकते हैं। मैं तो ये ऐसे ही याद करता हूं, आप किस तरीके से याद करेंगे, आपको जैसा बेटर लगता है उस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या रहेगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में ओनली हम देखते हैं, नजरों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, ओनली एग्जामिनिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टॉर्च हम काम में ले सकते हैं इंस्पेक्शन में, और लैरिंगोस्कोप भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि लैरिंगोस्कोप ही, यदि हम लैरिंग्स को देखेंगे तो लैरिंगोस्कोप वो भी इंस्पेक्शन में ही आएगा। पाल्पेशन में सर पाल्पेट कर सकते हैं, ऐसे पाल्पेट कर सकते हैं, एडिमा हो रहा है नहीं हो रहा, ऑर्गन का साइज क्या है वो देख सकते हैं, एडिमा देख सकते हैं, देन देख सकते हैं सर आर्टरी को महसूस कर सकते हैं, पल्स देख सकते हैं, पल्स भी पाल्पेशन मेथड से ही देखते हैं, तो ये पाल्पेशन मेथड रहेगा। परकशन कैसे, टेपिंग करेंगे सर, एब्डोमेन में पानी भरा हुआ है, टेपिंग करेंगे, ऐसे टैप करेंगे तो उसको टेपिंग मेथड बोलते हैं, परकशन मेथड को। तो ये रहेगा कि सर एब्डोमेन में पानी भरा हुआ है तो परकशन मेथड से हम देख सकते हैं। अस्कल्टेशन सर बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम क्या करेंगे, परकशन मेथड करेंगे, और वहां पे वेरियस टाइप ऑफ साउंड ऑफ द बॉडी, वहां पे हमारी बॉडी में बहुत सारे साउंड से जनरेट होते हैं, जैसे हाई पिच, लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड, वो सभी साउंड हम सुनेंगे, रेजोनेंस साउंड, हाई रेजोनेंस साउंड, लो रेजोनेंस साउंड, वो सभी बात करके चलेंगे। तो वो सभी साउंड जो नॉर्मल साउंड हमारी बॉडी के द्वारा जनरेट किए जाते हैं वो सभी साउंड सुनते हैं अस्कल्टेशन मेथड से। ये रहेगा सीक्वेंस नॉर्मली। यदि एब्डोमेन की बात आ जाती है कि किसी पेशेंट का एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे या सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, उसके बाद एग्जामिनेशन करना है, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। सीक्वेंस क्या रहेगी सर, फर्स्ट सीक्वेंस रहेगी यहां पे इंस्पेक्शन। यस सर, ये पॉइंट तो चेंज कभी भी नहीं होगा। यस सर, यहां से चेंज होगा, यहां पे क्या आएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये। तो कैसे, अस्कल्टेशन, यहां पे अस्कल्टेशन आ जाएगा। तीसरा रहेगा यहां पे कौन सा, परकशन, कौन सा रहेगा, परकशन मेथड रहेगा, और लास्ट रहेगा पाल्पेशन मेथड। ये चेंज हो जाएगी सीक्वेंस कभी, जब हम कर रहे हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन में ये सीक्वेंस रहने वाली है। तो इसने यही पूछा एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है सर, एब्डोमेन का करो या नॉर्मली करो, एब्डोमेन का करो, नॉर्मली करो। फर्स्ट स्टेप तो इंस्पेक्शन ही होने वाली है, दूसरी स्टेप चेंज होती है, तो यहां पे इंस्पेक्शन, यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो सकता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। यस, अस्कल्टेशन ये लास्ट स्टेप होगी। यदि एब्डोमेन में बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप होगी, यदि पाल्पेशन की बात करेंगे एब्डोमेन में तो पाल्पेशन फोर्थ स्टेप होगी, परकशन की बात करेंगे तो थर्ड स्टेप होगी। तो यहां पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। जब हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन ही होगा, बाकी सभी चेंज हो जाएंगे नीचे वाले। ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर। सर हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं तो एक तो करते हैं इंस्पिरेशन, क्या करते हैं, इंस्पिरेशन मतलब श्वास अंदर लेते हैं, दूसरा क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं मतलब श्वास को बाहर निकालते हैं। सर जब एक्सपिरेशन करते हैं तो सिंपल सी बात है, श्वास को बाहर निकालना होता है। इंस्पिरेशन करते हैं तो कौन कौन सी गैस अंदर लेते हैं,
जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो कौन कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो बोल देना ऑक्सीजन गैस लेते हैं। एनवायरमेंट में जितनी भी गैसें, एनवायरमेंट में जितनी भी गैस हैं वो सभी हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, ऑब्वियसली अंदर लेना होगा। तो ऑक्सीजन लेते हैं, कितना लेते हैं? 16% लेंगे। सर CO2 भी लेंगे, कितना लेंगे? 0.04% लेंगे। नेक्स्ट कितना, कौन सा लेंगे? नाइट्रोजन गैस लेंगे। कौन सा? नाइट्रोजन गैस भी लेंगे। नाइट्रोजन गैस कितना लेंगे? 78% लेंगे। तो ये गैस तो हमें अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर बाहर कौन सी निकालते हैं? तो बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन, और CO2 भी निकालते हैं, और नाइट्रोजन भी निकालते हैं। सर ऑक्सीजन कितना निकालेंगे? ऑक्सीजन 16% निकालेंगे। CO2 कितना निकालेंगे? CO2 कितना निकालेंगे? 4% निकालेंगे। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेम वो का वो कौन सा? वो का वो कौन सा? 78 लिया था, 78 ही निकाल देंगे। हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। तो ये तो हो गई इनहेल, ये हो गई एक्सहेल। तो यहां पे क्या पूछा? यहां पे पूछा ये कि सर ऑक्सीजन कितना एक्सपायर्ड करते हैं, बाहर निकालते हैं? तो एक्सपायर्ड ऑक्सीजन 16% बाहर निकालते हैं। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा कि सर 16%, 13.6 से लेके 16% तक, 13.6% टू 16% हम निकालते हैं क्या? ऑक्सीजन एक्सपायर्ड करते हैं। और यहाँ पे 78% रहेगा, ये तो नाइट्रोजन की बात हो रही है। 4% रहेगी तो 4% CO2 की बात हो रही है। और 1% का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। 1% कहीं कहीं पे आपको नाइट्रोजन होगा कि नाइट्रोजन 1% रह जाती है, ये बात कर सकते हैं। तो 1% का कोई लॉजिक नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा कि सर हमें बाहर निकालते हैं तो सिंपल सी बात है सर, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन बाहर में निकलती है। जैसा हम CPR पढ़ते हैं तो CPR में बोलते हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। अरे क्यों देते हैं? CO2 देने के लिए। अरे हम श्वास को एक्सपेल करेंगे, हम बाहर निकालें, एक्सपिरेशन करेंगे तो उसके साथ O2 भी आता है। और 16% आता है, 21% हम लेते हैं, 16% बाहर निकालते हैं। तो लिप टू लिप ब्रीदिंग देंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। CPR के दौरान उसको 16%, 16% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो मिलनी है, इसलिए हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, लिप टू लिप ब्रीदिंग देते हैं। बात समझ में आई होगी। सो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बेस्ट आंसर या करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डाटा विल गिव more accurate information regarding an end stage renal disease client fluid status। सर किसी को हो रहा है क्या? रिनल डिजीज हो रहा है। रिनल डिजीज बोल दो इसको, या फिर बोल दो सर इसको रिनल फेल्योर। क्या बोल सकते हैं इसको? रिनल डिजीज या रिनल फेल्योर बोल सकते हैं। सर रिनल फेल्योर में 2 पॉइंट आते हैं, एक AKI होता है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होता है CKD क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। दोनों प्रॉब्लम किडनी की है। सर किडनी बीमार हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं। अरे सर उसका किडनी बीमार हो गया तो क्या होगा? उसी पेशेंट को क्या होगा? यूरिन पास आउट नहीं होगा, यूरिन पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, या फिर होगा तो लेस अमाउंट में होगा। लेस बोले तो बहुत कम होगा, मतलब उसको ओलिगूरिया एन्यूरिया हो सकता है सर। और वहां पे यदि ऐसा होगा तो उसको क्या हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। सर ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे? उसका डेली वेट करेंगे। क्या करेंगे? डेली वेट करेंगे। डेली वेट करने में क्या होगा? सर ये डेली वेट करने में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसकी? कि इसका वेट बढ़ा है कि नहीं हुआ, इसमें फ्लूइड ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ। सर यूरिन आउटपुट को भी चेक कर सकते हैं, यूरिन आउटपुट को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यूरिन आउटपुट से एक्यूरेट पता तो चलेगी, लेकिन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता नहीं चलने वाली। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी तो हम यूरिन आउटपुट से नहीं करेंगे। यस सर यूरिन आउटपुट से भी कर सकते हैं, ये बात नहीं बोलेंगे कि यूरिन आउटपुट से नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मैं बोलूंगा एक एग्जांपल,
सर टेम्परेचर लेते हैं ओरल कैविटी से, एक्जिला से लेते हैं, रेक्टम से, लेकिन एक्यूरेट टेम्परेचर कहां से मिलता है, रिलायबल टेम्परेचर टेकिंग साइट कौन सी है? तो आप सभी बोलोगे सर रेक्टम रूट है, रेक्टल से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है और रिलायबल टेम्परेचर टेकिंग साइट भी है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे रिलायबल विश्वास कर सकते हैं और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो डेली वेट करेंगे पेशेंट का, थोड़ा सा ही फ्लूइड ज्यादा जाएगा तो पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा। तो यहां पे डेली वेट चेक करेंगे तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन है डेली वेट ऑफ द पेशेंट। यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनटेक एंड आउटपुट यस ये कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे, इससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। बोवेल मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है बोवेल मूवमेंट का पानी से, फ्लूइड ओवरलोड से। यस, तो यहां पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए। Which of the following site is recommended for adults as a safe site for the majority of intramuscular injection? Which of the following site is recommended for adult a safe site? सर adult में लगाना है, मैंने पहले चर्चा कर दिया था, सर अडल्ट में लगाना है और अडल्ट में आईएम इंजेक्शन लगाना है। आईएम लगाते हैं तो इसका मोस्ट कॉमन साइट होता है वेंट्रोग्लूटियल। कौन सा होता है? वेंट्रोग्लूटियल। तो ज्यादा इस क्वेश्चन में बात नहीं करूंगा, वेंट्रोग्लूटियल की बात करके चलूंगा। तो वेंट्रोग्लूटियल इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन अडल्ट पर्सन। यहां पे कौन सा है वेंट्रोग्लूटियल? कहां पे? अरे सर ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में वेंट्रोग्लूटियल है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। याद रखना, मैंने प्रीवियस इसी चैप्टर में बात किया, इसी सेशन में बात किया क्या कि सर बटक्स में दो ऊपर और लोअर दो बात करते हैं, एक ऊपर वाला डोर्सोग्लूटियल, नीचे वाला कौन सा? वेंट्रोग्लूटियल। और वेंट्रोग्लूटियल जो नीचे वाला डीप आईएम होता है इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन अडल्ट पर्सन। तो आईएम इंजेक्शन का मोस्ट कॉमन साइट होता है, इसको हम सेफ साइट बोल सकते हैं। सर सेफ साइट क्यों बोला? सर सेफ साइट इसलिए बोला, इसमें लेस रिस्क होती है, इसमें लेस रिस्क होती है, कम रिस्क होती है। किसके? यहां पे कौन सी नर्व? साइटिक नर्व डैमेज होने के चांस कम होते हैं, साइटिक नर्व डैमेज होने के चांस कम होते हैं, नर्व डैमेज होने के कम चांस होते हैं। और सर यदि साइटिक नर्व डैमेज होने के चांस होते हैं तो डोर्सोग्लूटियल में ज्यादा होते हैं। किसमें होते हैं? डोर्सोग्लूटियल में ज्यादा चांस होते हैं, इसके मोर चांस होते हैं। तो ये रहेगा हमारा सेफ साइड वेंट्रोग्लूटियल। वेस्टस लैटरलिस तो बच्चों के लिए लेस देन 1 ईयर एज चाइल्ड। डोर्सोग्लूटियल ये भी लगाते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं है, ज्यादा सेफ नहीं है। रेक्टस फिमोरिस ये बात नहीं करेंगे। तो यहां पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल कहना चाह रहा है the sudden return to a normal temperature, a very high fever is called as। अरे सर किसी को ज्यादा टेम्परेचर हो गया, उसको सडन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सडन होता है तो उसको बोलते हैं, देखो एक तो टेम्परेचर, थर्मोलाइसिस में 2 पॉइंट होते हैं, थर्मोलाइसिस नहीं बोल सकते इसको, डिफर्विसेंस बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफर्विसेंस बोल सकते हैं। डिफर्विसेंस का मतलब होता है ए प्रोसेस डिक्लाइन द फीवर, ए प्रोसेस दैट डिक्लाइन द फीवर, ए प्रोसेस दैट डिक्लाइन द फीवर, फीवर को डिक्लाइन करने की एक प्रोसेस है, ये इसको डिफर्विसेंस। सर डिफर्विसेंस 2 प्रोसेस से होता है, एक प्रोसेस होती है कौन सी? एक होती है सर लाइसिस और दूसरी होती है क्राइसिस। एक होती है लाइसिस और दूसरी होती है क्राइसिस। लाइसिस में क्या होता है सर? टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन वो ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। मतलब यहां पे मैं बोल दूं ग्रेजुअली टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहां पे इसको बोलते हैं जिग जैग मैनर में होता है, ग्रेजुअली बोल दो या जिग जैग मैनर बोल दो। यहां पे टेम्परेचर होता है सडन डिक्रीज, यहां पे होता है सडन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहां पे सडन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसको बोल के चलेंगे क्राइसिस। क्राइसिस में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक तो ट्रू क्राइसिस, एक फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब होगा पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होगी, टेम्परेचर भी कम होगा, उसको ट्रू क्राइसिस।
और सडन टेम्परेचर डिक्रीज होगा लेकिन पेशेंट की स्थिति सही नहीं होगी, वहां पे पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस। तो ये होता है क्राइसिस। सर क्राइसिस का मतलब सडन फॉल टेम्परेचर होता है। सडन का मतलब एक एग्जांपल देता हूं। सर हम खेत में काम करते हैं, हमारे पिताजी खेत में काम करते हैं, हमारे खेती है, घर में खेती है, पूरा खेती का काम है, फार्मर है हमारे पिताजी, ऐसा बोल सकते हैं। सर हमारे पिताजी सुबह सुबह टमाटर तोड़ के ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं और मंडी में बेच के रोज खुश होके आते हैं, क्योंकि टमाटर का भाव चल रहा 80 रुपए किलो। तो मजा आ रहा है बेचने में और पैसे लेने में भी मजा आ रहा है, किसको नहीं आता मजा। तो वहां पे हम देखेंगे कि सर टमाटर बेच के आते हैं, पिताजी रोज खुश नजर आते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, टमाटर बेच के आ रहे हैं और सुबह सुबह मंडी से वापिस आ रहे हैं टमाटर बेच के, तो पिताजी उदास हैं। उदास क्यों है सर? अरे भाई पिताजी से बात करो, पापा आज उदास क्यों हो, क्या बात है? पापा बोलेंगे बेटा आज तो मंडी में भारी क्राइसिस चल रहा। अरे भारी क्राइसिस, अरे पापा भारी क्राइसिस का मतलब क्या है? अरे बेटा भारी क्राइसिस का मतलब ये है कि सडन डिक्रीज टेम्परेचर, सॉरी सडन डिक्रीज भाव ऑफ टमाटर। पापा क्या बोल रहे हैं? सडन डिक्रीज भाव ऑफ टमाटर, मतलब टमाटर का भाव एकदम से खराब हो गया, डिक्रीज हो गया, उसको बोलेंगे क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब सडन डिक्रीज टेम्परेचर। यस, तो यहां पे पूछा क्या, सडन डिक्रीज। सडन बोला तो क्राइसिस होगा, तो क्राइसिस बोले तो यहां पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, क्राइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली होता है, जैसा कि मैंने बता दिया, ग्रेजुअली डिक्लाइन द टेम्परेचर। थर्मोस्टेसिस, थर्मोस्टेसिस मतलब उसको, थर्मोस्टेसिस मतलब मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस और थर्मोस्टेसिस का मतलब सेम होता है, क्या? उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। यस, तो यहां पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल रहेगा अपना इस क्लास का अगला सवाल, इस सेशन का अगला सवाल। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। मैं करूंगा बात यहां पे सभी की। देखो पेक्टा से एक्सक्रेशन की बात यहां पे नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे सर एक तो होता है, देखो यहां पे काइफोसिस। काइफोसिस मतलब के मतलब कुबड़, किसी को कुबड़ आ गया बोलते हैं, इसको हिंदी में लिखूं थोड़ा अच्छा रहेगा। गांव में बोलते हैं क्या कि सर किसी को कुबड़ आ गया। कुबड़ का मतलब कोई नीचा होके चलता है, कुबड़ बोले तो नीचा होके चलता, ऐसे नीचा होके चलता, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कुबड़ आ गया। अरे नीचा होके कोई ऐसे चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कुबड़ आ गया, कुबड़ है इसके। तो मतलब यहां पे क्या होगा? पोस्टीरियर। अरे भाई स्पाइन, ये हमारा स्पाइनल कोड पीछे की ओर जा रहा है, स्पाइनल कोड पीछे की ओर जा रहा है, तो पोस्टीरियर कर्वेचर बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। क्या? पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इसको बोलेंगे क्या? कुबड़ बोले तो काइफोसिस। के का मतलब कुबड़, के का मतलब काइफोसिस, के का मतलब कुबड़, के का मतलब काइफोसिस। यस, याद रहेगा सभी को। यस, नेक्स्ट बात करते हैं सर लॉर्डोसिस की। किसकी बात करेंगे? लॉर्डोसिस की। लॉर्डोसिस बोले तो लॉर्डोसिस, एल का मतलब लॉर्डोसिस, एल का मतलब LABOUR, लेबर। यहां पे एल आ रहा है, यहां पे एल आ रहा है। सर लेबर, लेबर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ये लेबर होती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में महिला थोड़ी सी इस तरह का डायरेक्शन बनाती है, ठीक है, उसका स्पाइन थोड़ा सा आगे की ओर आता है। यहां पे स्पाइन देखो, यहां पे बॉडी पीछे जा रही है लेकिन स्पाइन आगे आ रहा है बीच से, तो यहां पे एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। क्या लॉर्डोसिस में क्या होता है? एंटीरियर कर्वेचर, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन को क्या बोलेंगे? हम लॉर्डोसिस बोलेंगे। याद कैसे रहेगा? लॉर्डोसिस एल आ रहा है, लेबर में एल आ रहा है, लेबर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में लॉर्डोसिस होता है। यस, नेक्स्ट सर स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस की बात करने वाले हैं। स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा साइड कर्वेचर, साइड कर्वेचर। साइड कर्वेचर का मतलब समझ जाना, लेटरल कर्वेचर, साइड कर्वेचर। एस का मतलब साइड में, एस का मतलब स्कोलियोसिस। याद कैसे रहेगा? एस का मतलब साइड वाला कर्वेचर, एस का मतलब स्कोलियोसिस, दोनों एस एस पे स्टार्ट होंगे, मतलब ये साइड कर्वेचर बोल दो या लेटरल कर्वेचर ऑफ, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन का लेटरल कर्वेचर हो गया उसको स्कोलियोसिस। तो यहां पे यही तो पूछा कि लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन दैट इज नोन एज स्कोलियोसिस। सी पॉइंट हमारा सही जवाब रहेगा, जैसा कि यहां पे मैंने बताया। सी ऑप्शन यहां पे राइट ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही जवाब रहेगा। ओके,
तो सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने सेशन का, इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो सभी इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो और इसका सही आंसर देने की कोशिश करो। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। सर ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है? याद रखना सर, ब्लैक कलर का कुछ भी नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है हॉस्पिटल में, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर, तो याद रखना कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो होता है कौन सा? वो इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो तो होता है ब्लैक कलर का। क्या होता है? ब्लैक कलर का। और जो नेक पार्ट होता है इसका या हेड पार्ट होता है वो होता है कौन सा? व्हाइट कलर का। इसलिए इसको बोल देंगे ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप। ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप, ऐसा हम पूरा बोल सकते हैं, व्हाइट टॉप। ये होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर। तो ये O2 सिलेंडर है आपका। ये क्या है? O2 सिलेंडर है आपका। इसका ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप होता है। ये होता है ओनली व्हाइट कलर 10% ओनली, और ब्लैक कलर होता है 90% पूरा। ओके, तो नीचे से ब्लैक होता है और ऊपर से व्हाइट होता है, ये O2 सिलेंडर होता है। नेक्स्ट लाइट ब्लू होता है या फ्रेंच ब्लू होता है, ये होता है किसका? नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर। किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर होता है। नेक्स्ट जो ग्रे कलर होता है वो बोल देना CO2 सिलेंडर का कलर होता है। किसका होता है? CO2 सिलेंडर का कलर होगा। और यही ग्रे कलर आपके 16 गेज के कैनुले का कलर होता है। तो ये भी आप साथ में याद रखो कि 16 नंबर का गेज का जो कैनुला होता है उसका कलर भी ग्रे कलर का होता है। ये रहेगा आपका बी ऑप्शन राइट। क्या? ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा रहेगा? ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप। ब्लैक बॉडी 90%, उसका टॉप होता है 10% व्हाइट कलर का। अरे ग्रे कलर किसका होगा? CO2 का ग्रे कलर रहेगा। और नाइट्रस ऑक्साइड का फ्रेंच ब्लू या ब्लू बोल सकते हैं, लाइट ब्लू बोल सकते हैं। ये हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा हमारा। और ये हमारा था इंपॉर्टेंट सेशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट होता है। तो कह देना ये इंपॉर्टेंट सेशन अब मम्मी कंप्लीट हो गया, अब मम्मी रोटी दे दीजिए, खाना दे दीजिए, मैं खाऊंगा और सोऊंगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा। क्योंकि हमें चमकाना है, अपनी किस्मत को चमकाना है, अपनी किस्मत को आजमाना है, और वो मेहनत के साथ में आजमाएंगे। और मम्मी को बोल देना, मम्मी माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखी, तेरा लाल पूरा जरूर करके दिखवाएगा। ऐसा बोल के मम्मी को कह देना, मम्मी अब मैं सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठा देना, सुबह जल्दी उठ के फिर से पढ़ना है मेरे को। तो इस क्लास को देते यही विराम, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में एक ही बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी के साथ में क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।